हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल लिम्रा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर की नई शुरुआत चैप्टर की करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसे हम प्यार से इश्यू ऑफ शेयर भी बुलाते हैं। तो इस चैप्टर के सिर्फ कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो भी कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड होगी, मगर उसमें आप लोग जो भी बातें सीखोगे वो सीखोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड। आज की क्लास में जो भी हम बातें करेंगे, जो भी हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर जिन कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे, उन सब चीजों से रिलेटेड आज की क्लास में हम बातें करने वाले हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सोल प्रोप्राइटर लिखा है। अब ये सोल प्रोप्राइटर क्यों लिखा है? देखो, जब बहुत स्मॉल लेवल की फर्म होती है, बहुत छोटी फर्म होती है जिसे एक अकेला बंदा चला रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। वहां पर ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, वहां पर मिनिमम एक बंदा खुद ही अपनी फर्म को मैनेज कर लेता है खुद अपने आप। तो अगर वो उसको फर्म को बड़ा करना है या उसकी फर्म खुद ब खुद एक्सपेंड होने लगती है, उसका काम ज्यादा अच्छा होता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो क्या करता है? फिर वो लोगों से पार्टनरशिप कर लेता है। फिर इस फर्म के अंदर क्या होता है, और भी कुछ लोग आकर जुड़ जाते हैं। जब वो मिलते हैं फिर वो फर्म के अंदर काम करते हैं, और ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, फर्म की अच्छी ग्रोथ होती है, फर्म एक्सपेंड होने लगती है। जब फर्म एक्सपेंड होती है तो वो बन जाती है एक कंपनी। ये है हमारी कंपनी। फिर क्या होता है? फिर एक नया प्रोसीजर फॉलो करा जाता है। आपने सुना भी होगा, इस प्रोसीजर में क्या करा जाता है कि कंपनी को अलग कर दिया जाता है और ओनर को अलग कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी को क्या कहते हैं हम? आर्टिफिशियल पर्सन। भाई, ना तो ये बोल सकती है, ना ये चल सकती है, ना ये खा सकती है, ना ये पी सकती है, इसलिए ये क्या है? आर्टिफिशियल कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है, एक अलग सेपरेट एंटिटी है इसकी, ठीक है। और ओनर अलग है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहने लगूं, टाटा अलग है और उसकी फर्म अलग है। टाटा केमिकल, टाटा मोटर्स अलग है, टाटा अलग है। टाटा का ओनर कौन है? रतन टाटा, ठीक है। तो उसे मैं बोल रहा हूं टाटा। तो क्लियर है मेरा पॉइंट? तो यहां पर जो है ओनर अलग है और कंपनी अलग है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। तो अब जब हमारी कंपनी बन गई तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हमारे सामने निकल कर आते हैं। 5 फीचर्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं 5 फीचर्स को मिलाकर एक कंपनी फॉर्म होती है। पहला फीचर है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि मैंने अभी यहां पर आपको बताया है। कंपनी सेपरेट हो जाती है, ओनर अलग हो जाता है। कल को कोई भी केस करेगा, रतन टाटा पे नहीं करेगा, उसकी कंपनी पे करेगा, क्योंकि वो एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। क्लियर है मेरा पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे सामने परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यहां पर क्या होता है, जब ये सेपरेट हो ही गई है, जब ये सेपरेट हो ही गई है तो यहां पर क्या होगा? इन केस ऑनर मर भी जाता है तो हमारी जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो हमेशा रहने वाली है। वो ऐसा नहीं है ऑनर के मरते के साथ ही एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, कंपनी बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। उसको आगे चलाया जाता है, चाहे उसके बच्चे चलाएं या फिर मतलब ऐसे जनरेशन उस कंपनी को होल्ड कर लेती है। अब इन केस कोई आदमी है, उसका कोई काम चल रहा है, ठीक है, और वो उस बिजनेस को काफी टाइम से चला रहा है, हो सकता है वो बिजनेस उसको अपने पूर्वजों से मिला हो, उसके फादर वही काम करते हो, उसके फादर की डेथ हो गई हो तो वो आदमी चला रहा है। अब जब उसकी डेथ हो जाएगी तो हो सकता है उसके जो आने वाली जनरेशन है, जो उसके बच्चे हैं, वो उसको चलाएं। तो कंपनी यहाँ पर, कंपनी पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उसका ऑनर जीवित है नहीं है, कंपनी एज इट इज चलती रहेगी जैसे वो चल रही थी। तो इसे कहते हैं हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी से आपको सिर्फ एक यही बात समझनी है, पार्टनरशिप में क्या होता था? अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी। सोल प्रोप्राइटर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, लेकिन एक कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका फायदा क्या है? फायदा या नुकसान वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं। फायदा ये है, इन केस कंपनी के ऊपर कल को बहुत ज्यादा डेप्ट हो जाता है, कर्जा हो जाता है, कंपनी डिसॉल्व होने के लिए बैठी है, कंपनी को बंद करा जा रहा है। अब देखा ये जा रहा है कि कंपनी के ऊपर इतना कर्जा है कि कंपनी खुद उस कर्जे को नहीं चुका पा रही है। तो क्या उसे ऑनर को या उस कंपनी के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, क्या उन्हें अपने घर से पैसा लाकर देना पड़ेगा? नहीं लाकर देना पड़ेगा। क्यों नहीं लाकर देना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर जो कंपनी है उसकी लिमिटेड लायबिलिटी है। इसका असर बिल्कुल भी किसी भी कंपनी के पार्टनर या ऑनर पे कभी भी इंपैक्ट नहीं डालेगा। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉमन सील। अब जैसे आप लोग बैठे हो यहां पर, सभी के अपने अपने एक सिग्नेचर है, सेपरेट सिग्नेचर। अगर आपसे बोलो कि एक सिग्नेचर कर देना पेपर पे, ठीक है, तो आप 10 बार सोचोगे कि कहीं ऐसा ना हो मेरे नाम पर कोई एज अ वैल्यूएबल चीज हो जिसे ये अपने नाम करा ले, ठीक है। प्लेन पेपर पे कभी साइन नहीं करोगे, और किसी डॉक्यूमेंट पे तुम करोगे भी ना तो पहले उस डॉक्यूमेंट को पढ़ोगे। तो इसी तरीके से फॉर्म की भी एक कॉमन सील है, उसका भी अपना एक सिग्नेचर है।
ऐसा तो है नहीं कि अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर की जरूरत है तो वहां कंपनी खुद चलकर आएगी और कहेगी लाओ कहां सिग्नेचर करना है मैं कर देती हूं, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए इसकी एक पर्टिकुलर स्टैंप बनवाई जाती है जिसे कहते हैं ठप्पा, ठीक है। तो वही हमारा अकाउंटिंग लैंग्वेज में कॉमन सील कहलाता है, ठीक है। जब भी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा जाता है कंपनी के किसी भी पार्ट से रिलेटेड, हो सकता है कंपनी को बढ़ाने के लिए हम कंपनी से कुछ पैसा निकाल रहे हो, कंपनी की ग्रोथ के लिए हम कुछ भी XYZ पैसा चाहिए हमें, तो अब वहां पर कंपनी की मर्जी चाहिए। एक पेपर तैयार करा, भाई हम इस काम के लिए इतना इतना पैसा निकाल रहे हैं तो हमें कंपनी की मर्जी चाहिए। जैसे मेरी प्रॉपर्टी अगर तुम अपने नाम करते हो तो मेरी मर्जी तो होनी चाहिए, मेरा सिग्नेचर तो होना चाहिए। तो उस डॉक्यूमेंट पर क्या होगा, कंपनी की मोहर लगाई जाएगी, कॉमनली उसको सील करा जाएगा। तो यही पॉइंट होता है इसका फीचर्स का, फीचर्स कंपनी के फीचर्स का ये मेन पॉइंट होता है, ठीक है। कॉमन सील कंपनी की एक पर्टिकुलर अपनी सील होती है जिसके लगने पर उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखो ये चैप्टर तो है ही पूरा का पूरा शेयर्स के ऊपर। अब यहां पर क्या होता है, कंपनी डिपेंड करता है कि आप कंपनी चला रहे हैं या क्या चला रहे हैं, मतलब उसके शेयर्स हैं भी मार्केट में या नहीं। तो यहां पर अगर हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये भी एक कंपनी का फीचर होता है। भाई मान लो कंपनी कभी भी खुद के पैसे को तो बनती ही नहीं है, यहां पर क्या होता है उसके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट निकालकर मार्केट में सेल आउट करे जाते हैं। आपने बिजनेस में पढ़ा भी है ये, जब सेल आउट करे जाते हैं तो पब्लिक उन्हें खरीदने के लिए आती है। तो उस पैसे से जब उन शेयर्स को उनको दिया जाता है और वो पैसा जब कंपनी के पास आता है तो कंपनी क्या करती है, उस पैसे को यूज करके अपने आप को एक्सपेंड करती है, नए नए बिजनेस बढ़ाती है, ठीक है। तो वो शेयर जो लोग खरीद कर लेकर जाते हैं, क्या वो एक बंदे से दूसरे बंदे पर ट्रांसफर हो सकते हैं? तो ये एक फीचर होता है कंपनी का, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो 5 पॉइंटों को मिलाकर ये बने हैं कंपनी के हमारे फीचर्स। तो मैं एक बार दोबारा से आपको रिपीट करा देता हूं। पहले पॉइंट में मैंने क्या देखा, सेपरेट लीगल एंटिटी, ऑनर अलग कंपनी अलग। दूसरे पॉइंट में मैंने देखा परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कंपनी का ऑनर मर भी जाए तो कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी हमेशा हमेशा चलती रहेगी। वो बात एक अलग है उसको डिसॉल्व करा जाए, वो बात एक अलग है उसे बंद करा जाए, वो चीज एक अलग हो जाएगी। लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी के ऊपर कर्जा होने से अगर कंपनी को डिसॉल्व करा जाता है या कंपनी को वैसे भी डिसॉल्व करा जाता है और बाद में पता लगता है कि कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, तो इस बात से कंपनी पे फर्क पड़ेगा, कंपनी की एसेट्स पे फर्क पड़ेगा, कंपनी के ऑनर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी के ऑनर को अपने बर्तन नहीं बेचने पड़ेंगे। नेक्स्ट कॉमन सील, कंपनी का एक अपना पर्टिकुलर सिग्नेचर होता है जिसे हम कहते हैं स्टैंप, ठीक है। या अगर तुम ज्यादा हिंदी में सुनना चाहते हो तो ठप्पा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, तो यहां पर क्या होता है, कंपनी के जो बंदा शेयर खरीदता है उस शेयर को एक से दूसरे बंदे पर ट्रांसफर करे जा सकते हैं कि भाई चलो मैंने खरीदे थे, काम करो तुम इतना पैसा मेरे को दे दो और मेरे शेयर्स तुम ले लो। तो यहां पर शेयर्स जो होते हैं ट्रांसफर हो सकते हैं। तो मेरे को लगता है कि तुम्हें सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर ये पॉइंट समझ आ गए तो हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, कंपनी के बारे में और डीप नॉलेज ले लेते हैं। कंपनी, मैंने यहां पर मेन हेडिंग डाला है कंपनी। अब कंपनी को ना मैं 3 टाइप से डिवाइड करा है। पहला पॉइंट है अनलिमिटेड कंपनी, दूसरा पॉइंट है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरा पॉइंट है लिमिटेड बाय शेयर्स। हालांकि ये जो अनलिमिटेड कंपनी है ये हम पहले के टाइम में बोला करते थे, ठीक है। पहले के टाइम में कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी कहा करते थे, ठीक है। क्यों कहा करते थे? वेयर मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, क्योंकि मेंबर्स के ऊपर क्या होती थी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी जो कंपनी के मेंबर्स होते थे। बट नॉट प्रैक्टिकली एप्लीकेबल इन इंडिया, इंडिया में ऐसा नहीं है, ये बाहर की कंट्री में हुआ करता था, ठीक है। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडिया में तो सीधी सीधी सी बात है, अगर कंपनी है तो उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, उससे जो कंपनी का ऑनर है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बाहर की कंट्री में अब तो मेरे ख्याल से वहां भी यूज नहीं करते, लेकिन पहले के टाइम में बाहर की कंट्रियों में ये अनलिमिटेड कंपनी के नाम से बुलाया करते थे। क्लियर है वाला पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लिमिटेड बाय गारंटी, वेयर द लायबिलिटी मेंबर इज लिमिटेड बट अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन। अब यहां पर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जब आपने बिजनेस पढ़ी थी 11th क्लास में, तो आपने 2-3 ऐसी चीजें पढ़ी थी उसके अंदर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसी कोई चीज पढ़ी होंगी। जब कंपनी बनती थी तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखे जाते थे कि भाई मान लो, मैं सिर्फ इसी पॉइंट को समझा रहा हूं तुम्हें कि कुछ मेंबर्स हैं, ये कुछ मेंबर्स हैं जो कह रहे हैं कि कंपनी खोलो, जब कल को कंपनी डिसॉल्व होती है और उसके ऊपर कोई भी डेब्ट होता है, ठीक है। तो पहला वाला पार्टनर कह रहा है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा होता है,
तो मैं अपने घर से 1 लाख रुपए लेकर आऊंगा, तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में पहले ही हम मेंशन करा दिया करते थे। दूसरा कहता है मैं 5 लाख रुपए लेकर आऊंगा, तीसरा कहता है मैं 10 लाख रुपए लेकर आऊंगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो बंदे गारंटी दे रहे हैं उनकी गारंटी के अकॉर्डिंग हम, ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसा लिया ही जाए। हो सकता है जिस वक्त कंपनी को डिसॉल्व करा जा रहा है उस वक्त कंपनी लॉस में ना हो, कंपनी प्रॉफिट में हो सकता है पार्टनर पैसे देने की बजाय अपने घर लेकर जाए। 1% अगर कंपनी को लॉस होता है डिसोल्यूशन के समय पर, तो जो पार्टनर ने बोला है कि मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये 1 लाख ही देगा। तो क्या कंपनी इसके घर में घुसकर इससे बोलेगी 1 लाख मत दे 2 लाख दे? ला सकती है? नहीं ला सकती। तो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन करा देते हैं कंपनी को चालू करते समय, कंपनी को स्टार्ट करते समय, वही चीज यहां पर लास्ट में फॉलो करी जाती है, लास्ट तक फॉलो करी जाती है। दूसरे वाले से 5 लाख बोला तो वो 5 लाख ही देगा, 6 नहीं ले सकता उससे कोई। तीसरे वाले से बोला है 10 लाख, तो 10 लाख ही लिए जाएंगे, कोई इसके घर में घुस के 11 लाख नहीं ला सकता। तो मेरा पॉइंट्स क्लियर है। तो यहां पर इसीलिए बोला गया है कि लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड है, लायबिलिटी लिमिटेड है, बट ये गारंटी दे रहे हैं यार अपने आप, ये खुद कह रहे हैं कि जब कंपनी डिसॉल्व होगी तो हम इतना इतना पैसा ला कर दे देंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है। हालांकि हमें इस चैप्टर में ना तो इसके बारे में कुछ पढ़ना है और ना ही इसके बारे में कुछ पढ़ना है, ठीक है। हमें पढ़ना है सारा का सारा लिमिटेड बाय शेयर्स, हमें सारी बातें शेयर्स के ऊपर करनी है, क्योंकि जो कंपनी, ये बुक का नाम क्या बोला जाता है, प्यार से कंपनी बुलाया जाता है, तो इसके अंदर टोटल बातें शेयर्स के ऊपर हुई हैं। तो यहां पर बोला है वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड पोर्शन ऑफ शेयर। तो यहां पर दो तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड करा है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। भाई दोनों तरीके की कंपनी हमारे जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पर प्रेजेंट है। पब्लिक भी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी भी है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, ये मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश करी है। पहले हम इसे समझ लेते हैं ये है क्या। देखो भाई, बेसिस है पेड अप कैपिटल, मेंबर्स, डायरेक्टर, ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर। पेड अप कैपिटल, अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम पेड अप कैपिटल उसके अंदर होनी चाहिए 1 लाख रुपए। कितनी? 1 लाख रुपए कम से कम। आपने कंपनी खोल दी, उसके बाद आपको कंपनी को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। क्लियर है? चाहे वो कुछ हो नहीं हो उनका, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रूल है, आपको वो 1 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। जैसे आपने अकाउंट्स में बचपन में पढ़ा था कि जब कभी बिजनेस को ओपन करा गया तो पहला पॉइंट आता था, रामू कमेंस द बिजनेस विद कैपिटल 1 लाख रुपीज। तो भाई कंपनी तो खुली खुलाई है, वो आज पहली बार थोड़ी आया, ठीक है। मतलब कहने का कंपनी, उसने सारा काम कर दिया, मतलब फिर भी उसने एज अ कैपिटल 1 लाख रुपए फर्म को दिए। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। तो ये उस समय की बात है जब आप डायपर पहना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को क्या चाहिए? 5 लाख रुपए चाहिए ना? 5 लाख रुपए चाहिए ना? नहीं चाहिए? कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए पेड अप कैपिटल। कैपिटल के नाम के अगर 5 लाख रुपए तुमने पब्लिक कंपनी बनाई है तो तुम्हें 5 लाख रुपए उसे देने पड़ेंगे। क्लियर है? मेंबर कितने होते हैं भाई? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर आपको रखने पड़ेंगे और मैक्सिमम 200 मेंबर तक हो सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में ऐसा चलता है। मगर वहीं पर अगर आप पब्लिक कंपनी की बात करते हो तो मिनिमम मेंबर 7 और मैक्सिमम मेंबर इन्फिनिटी। अब यहां पर इन्फिनिटी आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, सर कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। तो मैं बताता हूं इन्फिनिटी कैसे होते हैं। अब आप लोग यहां पर बैठे हुए हो, आपका मन करा कि मैं कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं। मान लो उस कंपनी के एक शेयर की कीमत 10 रुपए है और आपने एक शेयर परचेज कर लिया, तो आप लोग मतलब जिसने भी वो शेयर खरीदा है एक, वो कंपनी का एक तरीके से मेंबर बन गया। भले वो एक शेयर से बना है, उसका प्रॉफिट में ज्यादा हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है। जब तक उसके पास वो शेयर रहेगा वो कंपनी का मेंबर रहेगा। अब हमें क्या पता कितने लोग शेयर खरीद रहे हैं, हमें थोड़ी पता है भाई। कंपनी के पास तो एप्लीकेशन आई, उसने देखा अच्छा मेरे पास तो पैसा आ रहा है भाई, कंपनी के पास एक एप्लीकेशन आई कि भाई मेरे को एक शेयर दे दो, ठीक है। और ये 10 रुपए चिट्ठी में लपेट के उसने भिजवा दिए, ठीक है। उसी एप्लीकेशन में लपेट के उसने भिजवा दिए। तो कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। अब कंपनी के पास शेयर होंगे तो एक शेयर दे देगा। जैसे इसके पास एक शेयर आएगा वो कंपनी का उतने % का हिस्सेदार बन जाएगा। तो आप ये मत सोच लेना कि एक शेयर लेकर आप बैठ जाओ और अब तो मैं कुछ भी करूंगा और कंपनी तो मेरी हो गई और कंपनी का मैं मेंबर बन गया। ऐसा बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। भाई तुम मेंबर बने हो, लेकिन इतना हाथापाई तुम नहीं कर सकते कि तुम सोचो कि कंपनी को सर पे उठा लूं मैं बहुत बड़ा मेंबर बन गया।
कंपनी कई कई हजार करोड़ों में चलती है, तुम्हारे 10 रुपए ना वहां पर देखे भी नहीं जाएंगे भाई। जब पब्लिक पैसे जो लोग बाग हैं वो सब शेयर खरीदते हैं तो एक बहुत बड़े क्वांटिटी में खरीदते हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो अच्छी खासी क्वांटिटी के हिसाब से कंपनी के पास पैसा भी अच्छा खासा आता है, ठीक है। अब ये 10 रुपए का शेयर मैं तुमसे क्या दूं, चलो भाई मेरी कंपनी का शेयर 10 का नहीं है, मेरी कंपनी का शेयर 1 लाख रुपए का है, 1 लाख रुपए का है, ठीक है। आपको 1000 शेयर, आपने 1000 शेयर खरीद लिए, ये तो मैंने खरीद लिए, ठीक है। 1000 शेयर कितने का, 1 लाख रुपए के हिसाब से, तो क्या हुआ, और तुमने कितने का खरीदा, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक ही शेयर खरीदा, और मैंने 1 लाख का एक शेयर था, वो कितने खरीदे, 1000 शेयर। तो यहां पर औदा किसका बड़ा हो गया कंपनी के अंदर, मेरा या तुम्हारा? तुम्हें तो मैं लात मार के निकाल दूंगा कंपनी से बाहर। हाँ मैं वही कह रहा हूं ना, तुम्हारा औदा बड़ा है वॉचमैन के लेवल पर, ठीक है, मेरा औदा बड़ा डायरेक्टर के लेवल पर, ठीक है। कोऑर्डिनेट करूंगा, तुम जैसा हो तो मैं बाहर से बाहर ही भगा दूंगा, चलो निकलो, तुम्हारी कोई जगह नहीं है, ठीक है। और तुम्हारा शेयर जो है तुमसे छीन कर, तुम्हारे 10 रुपए तुम्हारे मुंह पे मार कर, और वहां पर मैं कहूंगा कि इस शेयर को भी मैं ही परचेज कर रहा हूं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी है अपनी बेइज्जती करा के। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, डायरेक्टर, ठीक है। क्या हुआ? थैंक यू। डायरेक्टर, डायरेक्टर कितने होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर? मिनिमम डायरेक्टर आपके होने चाहिए 2, और पब्लिक कंपनी में होने चाहिए 3, ठीक है। पब्लिक कंपनी में होने चाहिए 3 डायरेक्टर, ठीक है। चलो जी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, यहां पर है रेस्ट्रिक्टेड और यहां पर है फ्रीली ट्रांसफरेबल। अब यहां पर रेस्ट्रिक्टेड सुनते के साथ ही आधे बच्चे क्या सोचेंगे कि भाई जो प्राइवेट कंपनी होती है ना उनमें हम शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करा सकते, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ट्रांसफर करा सकते हो, लेकिन इसका एक प्रोसीजर है जिसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने मना नहीं करा, इन्होंने मना नहीं करा, प्रोहिबिटेड, यानी कि बिल्कुल ये नहीं कहा कि ट्रांसफर नहीं हो सकते, इन्होंने कहा रेस्ट्रिक्टेड। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनको तुम्हें हर्डल्स को पार करना पड़ेगा, जिन प्रोसेस को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, तब तुम उस शेयर्स को एक बंदे से दूसरे बंदे पर ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है मेरा पॉइंट? और यहां पर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक कंपनी, भाई ये बंदा कह रहा है कि मैं तो नहीं रख रहा है भाई इस कंपनी के शेयर, तो मेरे को ट्रांसफर करने किसी दूसरे के नाम पे, तो वहां कंपनी मना नहीं करेगी, कंपनी के ठीक है भाई उसके नाम पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट समझ आ गए? पता लग गया पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस और भी है, आप अपनी किताब खोलोगे, अच्छे से उसको देखोगे, सारे पॉइंट्स को याद करोगे, ठीक है। सारे बेसिस प्राइवेट कंपनी में क्या क्या आते हैं, पब्लिक कंपनी में क्या क्या आते हैं, ये जो मेन 4 पॉइंट है वो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा दिया। क्लियर है? अब और आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं 1% कंपनी के बारे में। बट अभी तो हमने बात करी थी कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2 कंपनी को ओपन करने के लिए, हैं। और यहां पर बात करें 1% कंपनी, ये एक्ट जो है ना ये अभी आया सन 2013 में, ये कंपनी का एक्ट बनाया सन 2013 में। इसमें ओनली 1 मेंबर कैन फॉर्म अ कंपनी विद मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपए। बच्चे खुश, कहने लगे 1 लाख रुपए लगाकर हम कंपनी खोल सकते हैं? मगर जी हाँ बिल्कुल खोल सकते हैं। आप अकेले एक कंपनी फॉर्म कर सकते हो मिनिमम पेड अप कैपिटल लगाकर 1 लाख रुपए। डायरेक्टर 1 डायरेक्टर मिनिमम, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर। उस कंपनी के अंदर आपके मिनिमम डायरेक्टर कितने होने वाले हैं? 1, और मैक्सिमम कितने होने वाले हैं? 15 डायरेक्टर। तो आप सोचोगे चलो तो एक कंपनी खोल लेते हैं, बट उससे पहले आपको एक बात और समझनी पड़ेगी कि अगर आप प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में बदलते हो या पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में बदलते हो तो आपको किन किन बातों को फॉलो करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट है, आपकी जो भी कंपनी है, एग्जिस्टेड कंपनी जो भी आप चला रहे हो या आपने अभी खोली है, आपको उसे प्राइवेट से पब्लिक में लाने के लिए कम से कम 2 साल आपको चलाना पड़ेगा। मान लो आपका पान का खोखा है, ठीक है, आपको उसे 2 साल चलाना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, पेड अप कैपिटल 50 लाख। खोलो कंपनी, खोलो 1% कंपनी खोलो। पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए। अब कंपनी खोलना उतना ही मुश्किल हो गया। बड़ा मजा आया था ना सुनने में, हाँ भाई एक बंदा कंपनी खोल सकता है। सन 2013 में एक एक्ट निकाला तो उसके बिहाफ पे हम कंपनी खोल सकते हैं। मिनिमम हमें 1 डायरेक्टर चाहिए और मैक्सिमम हमें 15 डायरेक्टर चाहिए। बट कौन रखेगा 1% की कंपनी में 15 डायरेक्टर? कोई नहीं रखता, लेकिन लिमिट रख दी है इसकी। मगर आपका जो खोखा है पान का वो कम से कम 2 साल चला हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, उसकी पेड अप कैपिटल कम से कम 50 लाख होनी चाहिए, या फिर एवरेज एनुअल टर्नओवर
कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपके पान के खोखे की दुकान में देखने के लिए मिलती हैं तो आप एक 1 पर्सन कंपनी खोल सकते हो। ठीक है, अब जरा इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सर क्या इन सब का होना बहुत जरूरी है? मैंने कहा नहीं। अगर आपका खोखा 2 साल चला हुआ है और उसमें पेड अप कैपिटल 50 लाख है तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में। ठीक है, इन केस आपका पान का खोखा 2 साल नहीं चला हुआ, पेड अप कैपिटल 50 लाख नहीं है और एवरेज टर्नओवर 2 करोड़ निकल रहा है तो भी आप कंपनी को पब्लिक कंपनी नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आपका पान के खोखे को चलते हुए 2 साल हो गए हैं, ठीक है, ना तो उसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख है और ना ही उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ है, तो भी आप अपने पान के खोखे को पब्लिक कंपनी में नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो क्या मेरी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं? अगर तुम्हें सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं तो मैं अब इससे अगली वीडियो में कराने वाला हूं उन सारे स्टेप्स को फॉलो जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में करेंगे। क्लियर है? इन सारे पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, अच्छे से देख लो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना।